उड़ीसा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर है कास्ट के पास है, और जो लैंड हम्म। पावर है और सोशल पावर है वो ब्राह्मणों के पास है। ये है हम्म। सर। और वहां पे कास्ट और ब्राह्मण एक ही साथ काम करते हैं। तो आज तक हम्म। कोई दलित आदिवासी का सीएम नहीं बना, उसका पहला कारण। हम्म। और ये हम्म। 22 साल से जो सरकार है उसमें पहले ही 10 साल जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में हुआ था। ये आपको समझना पड़ेगा। और अभी जो हम्म। चल रहा है अघोषित गठबंधन चल रहा है। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बीजेपी और बीजेडी में नवीन पटनायक में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये है कि अच्छा। ये वो दिन में चोरी करता है और ये लोग रात में डकैती करते हैं। बस बात ये है। वो दिन में चोरी डकैत सब कुछ करता है, ये लोग रात में करते हैं। अभी कितने लोग शामिल हैं आपके इस मोटरसाइकिल डायरी कैंपेन में? जी जी। जी सर, वैसे तो जब शुरू हुआ था करीब 36 लोगों ने शामिल किए थे। हम लोग हम्म। आए थे। लेकिन बीच बीच में हर कोई वॉलंटियर देते हैं। जैसे कि सर हम सुबह 6 बजे निकल जाते हैं और शाम को 8-9 बजे घर आते हैं। तो हर साथियों को एक हफ्ते में 2 दिन देना है। तो डेली हम 3-4 लोग जाते हैं सर एक गाँव में, क्योंकि गाँव काफी दूर है। आप समझते हैं सिटी से बाहर है। तो हम्म। डेली हम 3-4 लोग जाते हैं सर। अभी शुरुआती 2 दिन थोड़े ज्यादा लोग थे, और सैटरडे संडे 7-8 लोग जाते थे। हमारा डिमांडिंग सोसाइटी है, उसको कमांडिंग सोसाइटी बनाना सर। हम ये कह रहे हैं कि आप गुलामी करना तो छोड़िए, फिर उनका मांगना भी बंद करिए। आप कमांड करेंगे इस देश का शासन। तो उनका समस्या को सर हम अलग लेवल पे सोशल मीडिया में लेके आ रहे हैं, सरकार तक लेके जा रहे हैं, प्रशासन से बात कर रहे हैं। फिर उस मुद्दे को, जिस मुद्दे को हम उठाते हैं सर, उस मुद्दे को एंड तक लेके जाते हैं। फिर हम 5-6 लोग, 6 लोग, 7 लोग बाइक से जाते हैं एक गांव। फिर बातचीत करते हैं सबसे। फिर दूसरे गांव में जाते हैं, इस तरह का सर जाते हैं। ये उसका जो सब मोटा मोटी 2 उद्देश्य जनता की, और खास करके जो दलित आदिवासी पिछड़े लोगों की समस्या को लाएंगे। ये पहला पॉलिटिकल एजेंडा है। दूसरा, उनको बोलेंगे कि अगर इस सवाल पे कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करता है तो आपको सोचना है कि आपको किस क्यों वोट देना है। तीसरा सर हम्म। बड़ा जो पॉलिटिकल एजेंडा है कि आप अपना सवाल पे खुद खड़े हो जाएंगे। ये उसकी बात हम्म। है। सामाजिक बहिष्कार होने से गांव का जो सवर्ण लोग है, वहां पे दलितों को जो तालाब में नहाने का रोक लगा दिए, स्कूल में बच्चों को हम्म। जाने का रोक लगा दिए, हॉस्पिटल में दवाई खरीदने का और इलाज करने का रोक लगा दिए। और आप ये यकीन नहीं कर सकते, दुकान पे सामान खरीदने का भी ये रोक लगा दिए। तो ये जो सवाल है, जो सामाजिक बहिष्कार का सवाल है, उड़ीसा में ये एक आम बात है। और यहाँ पे कोई हम्म। कानून नहीं है सामाजिक बहिष्कार को लेके। तो इस हम्म। सवाल को लेके हमने प्रोटेस्ट किया कि सामाजिक बहिष्कार का कानून लाया जाए पहले तो। और दूसरा, जो ये लोग अत्याचारी है, जो सवर्ण गुंडे जिन्होंने सब मिलके जो सामाजिक बहिष्कार किए, इनको अरेस्ट किया जाए। दोस्तों, मैं रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज इस एपिसोड में सीधे आपको उड़ीसा लिए चलता हूँ और वहां के नौजवान साथी क्या कर रहे हैं इसके बारे में बताऊंगा। मेरे साथ अम्बेडकर नामा पे इस समय मधुसूदन है। बाई प्रोफेशन इंजीनियर हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हैं और अभी उड़ीसा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेन चला रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के बीच जाकर, ट्रांसजेंडर के बीच जाकर, महिलाओं के बीच जाकर, और उस कैंपेन का नाम है मोटरसाइकिल डायरी कैंपेन। क्या है मामला, क्या मधुसूदन कर रहे हैं, उड़ीसा में क्या हाल है? उड़ीसा की खबर बहुत ज्यादा दिल्ली आ नहीं पाती है। तो इस एपिसोड में पूरा 25 मिनट से लेकर आधे घंटे तक हम उड़ीसा का हाल चाल जानेंगे कि वहां बहुजन आंदोलन किस दिशा में और कैसे जा रहा है। स्वागत है मधुसूदन अम्बेडकर रामा में। जी जी, नमस्ते, जय भीम, कुल जय जोहार। भीम, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। चलो, क्या कैंपेन चल रहा है बताओ इसके बारे में जरा दोस्तों को। जी जी जी। एक्चुअली मोटरसाइकिल डायरीज एक कैंपेन है, जो कि बाबा साहेब विश्व रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी का जो महापरिनिर्वाण दिवस है, 6 हम्म। दिसंबर को हमने शुरू किया था। ये हम्म। कैंपेन बेसिकली हम जो अभी जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उड़ीसा का भी है। जैसे आपने हम्म। शुरुआत में ही कहा, उड़ीसा की खबर आता नहीं है।
इसलिए भी नहीं आता है कि यहाँ पे जो है जो एडिटर है वो दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग का नहीं है। लेकिन मैं बात एडिटर का भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात रिपोर्टर का कर रहा हूँ। रिपोर्टर भी दलित आदिवासी ओबीसी माइनॉरिटी का नहीं है। तो जब रिपोर्टर भी नहीं है स्थानीय लेवल पे, बरहमपुर और भुवनेश्वर की बात छोड़ दीजिए, वो सिटी है, वहां पे भी तो नहीं, लेकिन गांव में भी कहीं नहीं। तो जिसके चलते जो हमारा जो जाति का सवाल है, जो एंटी कास्ट मूवमेंट उड़ीसा में चल रहा है, या फिर आदिवासियों का मूवमेंट जो चल रहा है, बेसिकली वो आगे नहीं आ पा रहे। मूवमेंट तो चल रहे हैं लेकिन वो खबर जो है आ नहीं पा रहा है। इसलिए हमने सोचा कि एक जो इस अभियान जो मोटरसाइकिल डायरी, वंचित शोषित समाज की अनकही कहानी, ऐसी कहानी है, अनटोल्ड स्टोरी, जो है जैसे लेकिन पता नहीं है। तो जैसे कि ये कहानी का हमारा ये जो कैंपेन का मोटा मोटी हमारे 2-3 उद्देश्य है। हमें इसका सबसे पहला उद्देश्य सर इसमें ये है कि हम समाज के बीच जाते हैं जहाँ पे दलित, आदिवासी, पिछड़े, ट्रांसजेंडर और डिसेबिलिटी कम्युनिटी भी है। वहां पे हम सीधे उन लोगों के बीच में जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पे उड़ीसा में नवीन सरकार 22 साल से है और मोदी सरकार 8 साल में है, क्या आपका कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। क्योंकि इसलिए हुआ है, नहीं हुआ है क्योंकि ये सब एक ही जाति का, एक ही वर्ग के लोग हैं। तो इसलिए हम सबसे पहला उनको बात बोलते हैं कि आप सवर्णों की, ब्राह्मणों की गुलामी करना, उनके पास गिड़गिड़ाना बंद करिए। बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने दीवारों पे लिख दो कि आप देश के शासक है। तो आप मालिक है, आप दूसरों के पास जाके गिड़गिड़ाना बंद करिए, क्योंकि ये लोग आपका अभी तक कुछ किए ही नहीं। सीधी बात, ये पहला उद्देश्य। हम कह रहे हैं कि आप अपना सवाल को खुद उठाइए। तो वो सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं सर, उनका समस्या को सुनते हैं। क्योंकि आप इस यात्रा को अगर देखेंगे तो हम 3 दिन में गांव को कवर करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि डिटेल लोगों से बात किया जाए, उनका दर्द को समझा जाए, उनका पीड़ा को समझ, फिर हम उनको एक मुद्दे तक लेके जाएंगे। तो ऐसे सर हम गांव के बीच में जाते हैं। अभी तो हम दलित इलाकों में ही जा रहे हैं। अभी उसका एक उदाहरण आपको मैं बताऊंगा। लेकिन दूसरा उद्देश्य है उसका कि जो हमारा डिमांडिंग सोसाइटी है उसको कमांडिंग सोसाइटी बनाना सर। हम ये कह रहे हैं कि आप गुलामी करना तो छोड़िए, फिर उनका मांगना भी बंद करिए, आप कमांड करेंगे इस देश का शासन। तो उनका समस्या को सर हम अलग लेवल पे सोशल मीडिया में लेके आ रहे हैं, सरकार तक लेके जा रहे हैं, प्रशासन से बात कर रहे हैं। फिर उस मुद्दे को, जिस मुद्दे को हम उठाते हैं सर, उस मुद्दे को एंड तक लेके जाते हैं। फिर हम 5-6 लोग, 6 लोग, 7 लोग बाइक से जाते हैं एक गांव, फिर बातचीत करते हैं सबसे, फिर दूसरे गांव में जाते हैं, इस तरह का सर जाते हैं। ये उसका जो सर मोटा मोटी 2 उद्देश्य। तो क्या करते हैं, मतलब वहां जाके सब समझाते हैं बात को? सर देखिए, पहले तो हम जाते हैं कि उन गांव का पहले उनका समस्या समझते हैं, अभी तक क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ। फिर पहले पर्सनली बात करते हैं। तो हमारा जो इस यात्रा का जो बड़ी कॉन्सेप्ट है कि लॉन अम्बेडकरिज्म, लीव अम्बेडकरिज्म, अम्बेडकरवाद को सीखो, अम्बेडकरवाद को जियो। तो सर उससे पहला चीज हम जातिगत मसले का बात करते हैं, उनको आदिवासियों का क्यों, कैसे पूंजीवाद लूट रहा है, वो सब बात करते हैं। तो करने के बाद सर वो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि देश को कितने लोगों ने लूटा है। आज हमारा जुडिशरी और मीडिया की बात छोड़ दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि आपका गांव पे की जो पंचायत है, वहां पे कितने ब्राह्मण है, कितने सवर्ण है। ये सब छोटी चीजों की बात करते हैं सर। उसके बाद महिलाओं का अधिकार की बात करते हैं, जातिगत हमारे संविधान ने हमें क्या अधिकार दिया है। फिर हम कहते हैं कि आज हमें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ है। तो एक एक गांव से जब बात करते हैं हम, फिर जब सर हमारा टारगेट है कि जिस गांव में 50% लोग हैं उनको हमें मिलना है सर, 50%। तो जब मिलते हैं तो एक बैठक हम गांव के जो बीच में मंडप है, कहीं जगह है, वहां पे खुले में रखते हैं। वहां पे ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि ये कैंपेन क्यों जरूरत है, आप अपना समस्या को लेके आइए। फिर जब वो बताते हैं, एक एक का सुनते हैं हम सर। सुनने के बाद हम वहां पे एक ग्राम सभा कमेटी बनाते हैं कि वो जो कमेटी जिसमें हमारे लोग, वंचित शोषित समाज के लोग ही रहते हैं सर, उनका फिर हम ये कहते हैं कि उनका सवालों को फिर हम अभी लेके ऊपर जाते हैं। तो पहले उनकी बात सुनना सर, फिर उनका एक स्थानीय लेवल पे कमिटी बनाना, कमिटी बना के वो लोग एजेंडा पास करते हैं कि ये हमारा 4-5 सवाल है जिससे हमें बात करना है।
तो उस सवालों को लेते हैं। अभी सर करीब 8 गांव हो गया है। तो 8 गांव से हम सर इसमें सिर्फ मुखिया से बात नहीं करते, हम सीधे जनता के बीच में जाते हैं। तो 50% लोगों से बात करने के बाद फिर जो एक कलेक्टिव जो आएगा 10-15 गांव का जो कॉमन मिनिमम सवाल है, उनको लेके हम तो पहले जातिगत सवाल को ही उठा रहे, अभी मैं बताऊंगा जिस घटना के। तो ऐसे हम कमिटी बना के फिर आगे जाते हैं। उनको कहते हैं कि हम एक जिले में जो है 50-100 गांव का एक अम्ब्रेला बनाएंगे वंचित शोषित समाज का। उसमें आप लोग रिप्रेजेंटेटिव करोगे, आपका सवाल को हम सरकार तक, सर्व समाज तक लेके जाएंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट सर ऐसा है। तो अभी कितने लोग शामिल हैं आपके इस मोटरसाइकिल डायरी कैंपेन में? जी 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 सर, वैसे तो जब शुरू हुआ था करीब 35-36 लोगों ने शामिल किए थे, हम लोग आए थे। लेकिन बीच बीच में हर कोई वॉलंटियर देते हैं। जैसे कि सर हम सुबह 6 बजे निकल जाते हैं और शाम को 8-9 बजे घर आते हैं। तो हर साथियों को एक हफ्ते में 2 दिन देना है। तो डेली हम 3-4 लोग जाते हैं सर एक गाँव में, क्योंकि गाँव काफी दूर है, आप समझते हैं सिटी से बाहर है। तो डेली हम 3-4 लोग जाते हैं सर। अभी शुरुआती 2 दिन थोड़े ज्यादा लोग थे, और सैटरडे संडे 7-8 लोग जाते थे। ये कब शुरू किया आपने? 6 दिसंबर 2000 से, वहां से लेके अप्रैल 14 बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती तक ये चलेगा। हमारा टारगेट है सर 100 गांव तक चलना है सर। 100 गांव को गुड में लोग कहते हैं एक गांव लेना है, लेकिन हम एज ए संगठन हम सोच रहे हैं 100 गांव का जो दलित आदिवासी पिछड़े को, हम उसको लेके एक मॉडल तैयार करना चाहते हैं कि कैसे काम करना। तो राहुल गांधी तो अभी भारत यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। तो जी आपकी यात्रा को कैसे देखा जाए? देखिए, मैं अगर राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा में वो मंदिर जाते हैं, राहुल गांधी जी का भारत छोड़ो यात्रा में जो कथाकथित मठाधीश भी आते हैं, लेकिन हमारे यात्रा में सर हम लोगों के बीच जाके बात करते हैं, उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं और उनका दर्द को लाते हैं। यहाँ पे राहुल गांधी की बात नहीं आ रहा है, यहाँ पे वंचित शोषित समाज की बात आ रहा है। तो सर ये उसका मतलब उनका और हमारे डिफरेंस है। हम किसी मंदिर में नहीं जा रहे, हम ये कह रहे कि आप मंदिर जाना बंद करिए, आप अपना घंटी मंदिर का दबाना बंद करिए। क्योंकि यहाँ पे जो है वो सवर्ण का ये हमें बाबा साहेब की जो मैंने बोला नॉन अम्बेडकरिज्म लिव अम्बेडकर, बाबा साहेब का 22 प्रतिज्ञा उनको बताते हैं, दलितों का क्या अधिकार है वो बताते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा में आप कह सकते हैं ऐसे, और हमारा यात्रा में वंचित शोषित समाज की कहानियां। लेकिन जितना आपने इश्यूज बताए हैं, जितने इश्यूज, वो लार्जली दे आर पॉलिटिकल इश्यूज। तो इसको तो ऑब्वियसली पॉलिटिकली तो एड्रेस तो सरकार ही करेगी। तो क्या आप राजनीति भी करना चाह रहे हैं, इसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैंने ऐसे कहा कि जो अप्रैल 14 तक ये चलेगा, सर आपको मैं एक बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक जो मैं 10 साल से पॉलिटिकल फील्ड में हूँ, तो 10 साल से मैं देख रहा हूँ जो हर साल जो चुनाव होता है यहाँ पे जो मैनिफेस्टो आता है वो सवर्ण का आता है, उसमें दलित आदिवासी पिछड़े का कोई सवाल नहीं रहता है। तो मैनिफेस्टो है, हम तो पहले ही जाके बोल रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम दर्शक नहीं बनेंगे, दखल देंगे। ये जो आने वाला चुनाव है सर, हम दलित आदिवासी पिछड़े का मैनिफेस्टो जारी करेंगे, और वो जो मैनिफेस्टो होगा जनता का मैनिफेस्टो होगा। जनता को बीच में जाके बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो पहली बात है, उसका पॉलिटिकल पहला एजेंडा है कि चुनाव से पहले हम एक जनता की और खास करके जो दलित आदिवासी पिछड़े लोगों की समस्या को लाएंगे, ये पहला पॉलिटिकल एजेंडा है। दूसरा, उनको बोलेंगे कि अगर इस सवाल पे कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करता है तो आपको सोचना है कि आपको किस क्यों वोट देना है। तीसरा सर बड़ा जो पॉलिटिकल एजेंडा है कि आप अपना सवाल पे खुद खड़े हो जाएंगे, ये उसकी बात है। तो जैसे कि अभी मैं एक तो आगे बताऊंगा, एक जो बड़ा घटना जो 200 दलित परिवार को सामाजिक बहिष्कार कर दिया अभी रिसेंटली इस यात्रा का, ये तो जी, आप पूछेंगे तो मैं आगे कैसे हाँ हम बोलिए लड़ रहे बोलिए। हैं। बोलिए, फ्लोर आपका है, मैं बहुत सवाल नहीं करूंगा, आप बोलिए जो बोलना है। तो जैसे कि सर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि गंजाम जिले के आस्का ब्लॉक में एक हरिडा पदर गांव है, वहां पे 200 दलित परिवारों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया। आप लोग दिल्ली में बैठे हैं तो वैसे आपको तो पता ही है क्योंकि दलितों के साथ क्या होता है, लेकिन सामान्य लोग को पता नहीं होगा कि वहां पे
सामाजिक बहिष्कार भी होता है, सोशल बॉयकॉट। तो उस गांव में सर करीब 600 परिवार है, जिसमें ब्राह्मण, सवर्ण और दलित रहते हैं। ब्राह्मण सवर्ण 400 परिवार है। वहां पे ये लोगों ने मिलके 3 महीने पहले इनको सर सामाजिक बहिष्कार कर दिया, इन दलितों को। तो जब सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, तो पहले तो इन लोगों ने जाके सर स्थानीय जो पुलिस स्टेशन है वहां पे बात किया, तो उनका कोई समाधान नहीं है। उनको चक्कर मतलब उनका बहुत चक्कर काटा पुलिस और तहसीलदार ऑफिस में, बीडीओ ब्लॉक में। तो ये 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उन्होंने हमें संपर्क किया। कैसे? तो हम ये यात्रा के जरिए हम उनके पास गए और उनका सवाल को हमने ये सब बात बताया कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो वो जो लोग मिलके पिछले 2 दिसंबर को बरहमपुर जो आईजी ऑफिस है, इंस्पेक्टर जनरल, वहां पे एक ना हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया उन लोगों के नेतृत्व से सर। तो जब उनका प्रोटेस्ट हुआ तो आईजी ने तत्काल उसका संज्ञान लिया, लेकिन यहाँ पे भी उनका काम नहीं हुआ। तो फिर जाके हमने उनके नेतृत्व से अभी सर 3 दिन पहले आईजी को दोबारा बोला कि आप अगर 24 घंटे के अंदर उस गांव में जो सामाजिक बहिष्कार हुए, सर सामाजिक बहिष्कार होने से गांव का जो सवर्ण लोग हैं वहां पे दलितों को जो तालाब में नहाने का रोक लगा दिए, स्कूल में बच्चों को जाने का रोक लगा दिए, हॉस्पिटल में दवाई खरीदने का और इलाज करने का रोक लगा दिए, और आप ये यकीन नहीं कर सकते दुकान पे सामान खरीदने का भी रोक लगा दिए। तो ये जो सवाल है, जो सामाजिक बहिष्कार का सवाल है, उड़ीसा में ये एक आम बात है और यहाँ पे कोई कानून नहीं है सामाजिक बहिष्कार को लेके। तो इस सवाल को लेके हमने प्रोटेस्ट किया कि सामाजिक बहिष्कार का कानून लाया जाए पहले तो, और दूसरा जो ये लोग अत्याचारी है, जो सवर्ण गुंडे जिन्होंने सब मिलके जो सामाजिक बहिष्कार किए, इनको अरेस्ट किया जाए और सामाजिक बहिष्कार को हटाया जाए। तो इस मुद्दे को हमने जब बड़े लेवल पे यहाँ पे उठाया, हमारे संगठन ने उठाया, मैं भी वहां पे शामिल रहा। तो इस मुद्दे को हमने सरकार तक, लोगों तक बीच में आया, तो वो थोड़ा डाउन हुए सर। पहली बात है तो क्योंकि सोशल मीडिया का जो ताकत है, और आप जो इस सवाल पे हम लोग जहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ऐसे हम चाहते हैं कि हमारे सवाल को जो है बड़े लेवल पे उठाया जाए। तो जब आया तो वो लोग हरकत में आए, तो फिर अपना बात चेंज करने लगे। आज भी सर वहां पे जो दलितों को तालाब में जाने का रोक लगा दिए थे, रास्ते पे पत्थर, टूटे हुए कांच, आप बिलीव नहीं करेंगे। और जब आईजी ने बात किया तो वो लोग फिर मतलब मना तो नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने जाके हम लोग इंक्वायरी किए, पहले तो फैक्ट फाइंडिंग किए। उसमें ये पता चला कि दलितों को सावन के दुकान में अगर आप 10 रुपए का सामान खरीदेंगे तो सर वो 15 रुपए में जानबूझ के बेचते हैं। क्या आप यकीन करेंगे सर? दलितों को अगर 10 रुपए का सामान 15 रुपए में बेचा जा रहा है कि वो वहां से ना खरीदे, फिर उन्होंने दूर जाके खरीद रहे थे। तो इस तरह का उनको अत्याचार सामना करना पड़ा। फिर अभी हमें हाल ही में पुलिस को और प्रशासन का हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। फिर परसों उन्होंने पुलिस और स्थानीय प्रशासन मिलके सर पहली बार इस यात्रा का जो बड़ी चीज था कि प्रशासन, पुलिस और सवर्ण समाज के लोग और दलित समाज के लोग और हमारे संगठन के थाने में बैठ के रिजोल्यूशन पास किए कि आने वाला कभी भी सवर्ण लोग अपना सामाजिक बहिष्कार नहीं करेंगे दलितों। पहली बात ये 10 पॉइंट रिजोल्यूशन। दूसरा पॉइंट है सर कि वहां पे कभी भी जातिगत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दलितों के ऊपर नहीं करेंगे। तीसरा जो है, हमारा माँ बहन बेटियों को रास्ते में छेड़ेंगे नहीं, जो कि आप वहां पे छेड़ रहे थे। और वहां पे गाने, डीजे लगाना बंद किया, जो डीजे लगा के सवर्ण लोग दारू पी के नाच रहे, हमारे गली में जो शोर शराबा कर रहे। तो ये सब सर हमने रिजोल्यूशन पास किया और वहां पे अलाउ किया 24 घंटे के अंदर प्रशासन जाके उस रास्ते को खुला है सर। तो ये जो मैं यात्रा की बात कर रहा था, इस यात्रा में हम पहले एक गांव में जाते हैं तो एक गांव का सोशल कंडीशन को स्टडी करते हैं। जैसे इसी गांव का ही मैं बात करूं तो इस गांव में इनका सामाजिक बहिष्कार क्यों हुआ? सर 2 राजनीतिक बड़ा कारण है। फरवरी में पंचायत इलेक्शन हुआ था, पंचायत इलेक्शन, वहां पे वो सीट जो है रिजर्व हो गया दलितों का। तो इन लोगों ने, दलित ने हमें अपना कैंडिडेट देंगे, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। तो ये बात है। तो उन्होंने सर अपना कैंडिडेट दिया, तो सवर्ण लोग गुस्सा हो गए, ये लोग अपना कैंडिडेट कैसे दे सकते हैं? पहली बात नंबर 1।
नंबर 2, हालांकि उनका सवर्ण का कैंडिडेट सर जीत गया पंचायत इलेक्शन में, लेकिन उनका गुस्सा था कि ये लोग अपना कैंडिडेट कैसे दे सकते हैं दलित इकट्ठा होकर। दूसरा था, हारने के बाद भी दलित लोगों ने गांव का जो सर सार्वजनिक तालाब होता है, उन्होंने गांव में लीज ले लिया, पौधे लगाना, मछली छोड़ना, इस तरह का जैसे होता है। तो ये उसका 2 राजनीतिक कारण से इन्होंने फिर बुलाया उनको कि उछल कूद कर रहे हैं, इनको तो रोक लगाना चाहिए क्योंकि ये लोग ज्यादा ही, ये सर 2 रहा। लेकिन उसके पीछे एक सामाजिक कारण भी है। आज भी सर कहने, आप बिलीव नहीं करेंगे, दलित और ब्राह्मण वहां पे एक साथ खाना नहीं खाते, छूते नहीं है एक दूसरे को, यही सब बात है। क्योंकि मैंने जब उनसे जो थाने में जो मुलाकात हुआ था, उनको मैंने पूछा कि आप लोग दलित के साथ खाना क्यों नहीं खाते, वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि दलित ब्राह्मण के साथ कैसे खाना खा लेगा, मतलब वो उसको नॉर्म ही बता रहे। जो बाबा साहब का संविधान है, मैंने उनको ऐसे ही जानकारी के लिए पूछा था कि आप दलित के साथ खाना खाने में दिक्कत क्या है, वो ऐसा मुझे सवाल कर रहे हैं, दलित ब्राह्मण के साथ कैसे खाना खा सकते हैं। पहली बात, आज तक कोई शादी ब्याह में दलित ब्राह्मण का बैठ नहीं सकता है। दूसरी बात, वहां पे कोई अगर कोई फंक्शन में चला गया तो उनको अलग बैठाया जाता है, अलग, मतलब जो पार्टी होता है उसका आखिरी में उनको दिया जाता है। तो ये उसका सामाजिक कारण, को वहां पे कोई इज्जत नहीं है इस तरह का, मतलब जो है कोई बोलने का, महिलाओं का मीटिंग में आने का बंद है, दलित महिलाओं का भी, किसी भी महिलाओं का। तो ये जो सवाल है सामाजिक कारण, और उसका आर्थिक कारण ये है कि वहां पे दलित लोग मजदूरी किसान करके पक्के घर बना दिए। तो आप समझ सकते हैं, थोड़े कुछ लोगों ने मूछ रख लिया, कुछ लोग हेयर कट अच्छा रख लिया। तो ये दलितों का जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन से उभरा, जो राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे थे, तो इनसे उनका ये होके इन्होंने सर ये सामाजिक बहिष्कार किया है, जिसके चलते हम ये कांड हुआ है। तो हमने जाके फैक्ट फाइंडिंग किया सबसे पहले, और इसका देखा। तो ये घटना से हम लोग सर एक एक गांव में जाते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, उस मुद्दे को सरकार तक लेके आते हैं, और आपके तक भी लेके आते हैं पूरे देश में। तो जहाँ पे एक दबाव बनता है सर, और हम स्थानीय लोग मिलके ही उस न्याय देते हैं। और पहली बार हुआ है कि आज के बाद कभी भी वहां पे सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा। फिर हम वहां पे जाके फिर लर्न अम्बेडकरिज्म, लिव अम्बेडकरिज्म में क्लासेस लगाएंगे, हफ्ते में 10 दिन में एक बार। तो सर ये पूरा कॉन्सेप्ट है सर। नवीन पटनायक तो बड़ा क्लीन टाइप का सीएम माने जाते हैं दिल्ली के सियासी गलियारों में, तो सरकार की ओर से क्या इन मुद्दों पर कोई नजर नहीं होती? सर आपको मैं पहले बता देता हूँ, नवीन पटनायक, पटनायक का मतलब करण होता है, ब्राह्मण का क्वालिटी। या तो बेसिकली सर उड़ीसा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर है कास्ट के पास है, और जो लैंड पावर है और सोशल पावर है वो ब्राह्मणों के पास है, ये है सर। और वहां पे कास्ट और ब्राह्मण एक ही साथ काम करते हैं। तो आज तक कोई दलित आदिवासी का सीएम नहीं बना, उसका पहला कारण। और ये 22 साल से जो सरकार है, उसमें पहले ही 10 साल जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में हुआ था, ये आपको समझना पड़ेगा। और अभी जो चल रहा है अघोषित गठबंधन चल रहा है। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बीजेपी और बीजेडी में नवीन पटनायक में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये है कि ये वो दिन में चोरी करता है और ये लोग रात में डकैती करते हैं, बस बात ये है। वो दिन में चोरी डकैत सब कुछ करता है, ये लोग रात में करते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये इशू आता ही क्यों नहीं है, उसका बड़ा कारण है कि यहाँ पे नवीन पटनायक जो है और आरएसएस मिलके इन्होंने सोशल मूवमेंट को दबाया सर, हर सोशल मूवमेंट को। और कितने लोगों का एनकाउंटर हुआ है, चाहे आप अभी रिसेंटली जो ढिंकिया में चल रहा है, आदिवासियों को गोली मारा गया, कलिंग नगर में गोली मारा गया। आप कह रहे हैं कि नहीं आ रहे सर, जब यहाँ पे उड़ीसा का, भारत का प्रॉब्लम ये होता है कि जब दलित मर जाता है, उनका हत्या किया जाता है, तब ये न्यूज बनता है। तो यहाँ पे तो सर दलित आदिवासी का उतना ही अत्याचार हो रहा है जितना यूपी और बिहार में हो रहा है। बस फर्क ये है कि उड़ीसा का जो लैंग्वेज का जो प्रश्न है, उड़ीसा के लोग जो, और उड़ीसा में सर आपको मैं पता ही होगा कि झारखंड से ज्यादा हम आदिवासी है, लेकिन उड़ीसा को कोई ये नहीं बोलता है कि ट्राइबल स्टेट, झारखंड को बोलते हैं। क्योंकि उड़ीसा में जो ट्राइबल मूवमेंट है वो लोकलाइज्ड हो चुका हुआ है,
कभी लीडर्स उभर के नहीं आ रहे, और जो आ रहे हैं सत्ताधारी पार्टी उनको खरीद रहे हैं। तो ये उसका बड़ा कारण है। तो जो दलित आदिवासी का मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन इन मूवमेंट को दबाया जा रहा है एट ग्राउंड ही, तो जिसके चलते सर ये उभर नहीं रहे। लेकिन हम तो लोकलाइज लड़ रहे सर, जितना मतलब, तो मतलब कह सकते हैं कि लैंग्वेज का जो इशू है मैं कहूंगा। और उड़ीसा को आप बहुजन पॉलिटिक्स को भी देखेंगे तो, और जो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है वो नॉर्थ का ही सीमित हो जाता है, तो उड़ीसा की तरफ लैंग्वेज की वजह से ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये तो समाज से और सामाजिक संगठनों से क्या रिस्पांस मिल रहा है? समाज, सच बताएं तो सर, जो दलित का समाज है वो जातियों में बटा हुआ है। और अगर मैं बताऊं, आपने पूछा जो नवीन पटनायक का सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है इस जीत का, तो उसको दलित आदिवासी वोट देते हैं, और उस दलित आदिवासी में ब्राह्मणवाद पूरा घुसा पड़ा है। तो इनका जो जातिगत संगठन है हमारा उड़ीसा में, जो हर जातियों का संगठन है, यही सबसे बड़ा कारण है। यही लोग, नवीन पटनायक सर करता क्या है, ये तो कोई कैडर वाइज संगठन है नहीं, हर जातियों का जो मुखिया है उनको टिकट दे देते हैं, उनको टिकट देते हैं, उनको मुखिया करके रखते हैं। तो ये लोग समाज से भी लूटते हैं और सरकार से भी उनका चलता है। तो ये जो है वो चाहते ही नहीं है कि समाज में कोई बदलाव हो, और आरएसएस उनको पूरा मदद करता है, तो पूरी तरह से। तो जो आपने सवाल पूछा कि समाज से कैसे सहयोग किया जा रहा है, तो समाज बदलाव के लिए तो उस तरह का तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, जब जब सत्ता से लड़ने का सवाल पूछने का है, तो हम लोग जाते हैं, तो कुछ लोग जरूर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम बीजेपी को तो समर्थन किसी भी सूरत पे नहीं करेंगे। तो जो जो अच्छे लोग हैं वो तो समर्थन करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया मधुसूदन, और लगातार संपर्क में रहिए। जो भी घटनाक्रम हो आप अम्बेडकरनामा पर आइए, लगातार बोलिए, आपकी बात जितने हमारे साथी हैं उन तक पहुंचाया जाएगा। अब दोस्तों, ये मधुसूदन है, इंजीनियरिंग के इंजीनियर, और लेकिन समाज सेवा कर रहे हैं। उड़ीसा में दलित आदिवासियों के बीच जाकर काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हौसला बढ़ाइए, इनका हौसला बढ़ाइए। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले जी जी। एपिसोड में। सर मैं शुक्रिया इसमें मधुसूदन। लास्ट में एक बात हाँ। बताना चाह रहा था। आपने हम्म। जैसे बोला कि मैं तो जरूर बोलूंगा सभी साथियों को, अंबेडकर नामा का जो पूरा एपिसोड है पुराना, वो भी वीडियो देखें और शेयर करें। क्योंकि सर सच बताऊं तो अंबेडकर नामा का आइडिया से ही मुझे लर्न अंबेडकरिज्म और लिव अंबेडकरिज्म का कॉन्सेप्ट, मतलब आप जो सोशल मीडिया में तहलका मचा रहे, हम सर उसी से प्रेरणा लेके ग्राउंड में जाके बता रहे। तो इसलिए मैं तो पहले बोलूंगा कि सभी साथी यहाँ देखें। और दूसरी बड़ी बात सर, पहले मैं एक्चुअली अपना सिविल इंजीनियरिंग का कोई परिचय नहीं देना चाह रहा था। मुझे लगा बाबा साहेब अम्बेडकर से प्रेरणा लेके, बुद्ध जी से प्रेरणा लेके, कि पहले मैं सिविल इंजीनियर था और मकान बनाता था। अब मैं जो मकान के अंदर जो वंचित शोषित समाज के लोग हैं उनको बनाने का काम करूंगा सर जिंदगी भर। तो मेरा कोई सिविल इंजीनियर नहीं, सिविल सोसाइटी इंजीनियर आप कह सकते हैं। तो मेरा इंजीनियर ठीक है, कोई परिचय नहीं। जी सर, शुक्रिया थैंक मधुसूदन। तो दोस्तों, ये मधुसूदन है, पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता थैंक हूँ यू। आपसे अगले एपिसोड में। जय भीम। शुक्रिया। जय जय भीम हिंद। सर।